पहली बार है जब मैंने यहाँ पांडा देखा है। आप देख सकते हैं कि पांडा कितना पुरसुकून है, बस बैठा हुआ अपनी जिंदगी का लुत्फ उठा रहा है। फिलहाल आलमी तवानाई की सनत रवायती फोसल एनर्जी से न्यू एनर्जी की तरफ मुंतकिल हो रही है। इस तब्दीली का क्या मतलब है? सबसे कम कीमत $5 फी किलोग्राम है और हम बेहतर मियार वाले $10 फी किलोग्राम में फरोख्त करते हैं। हेलो डियर नाज़रीन, आज के पाक चाइना एक्सप्रेस प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी वर्चुअल एंकर जून अहमद खान। जैसा कि चीन मजीद ममालिक के लिए वीजा फ्री पॉलिसियां ला रहा है, ये बैनुल-अक़वामी सियाहों की बढ़ती हुई तादाद को राग़िब कर रहा है। आज हम पाकिस्तान से आए हुए एक मेहमान के साथ चंगदू में मौजूद हैं, जायंट पांडा की दिलकशी का बराह रास्त तजर्बा कर सकें। क्या आपने कभी सोचा है कि पांडा कहाँ से आया है? जायंट पांडास कम से कम 8 मिलियन साल से जमीन पर मौजूद हैं। जिंदा फॉसिल्स कहलाने वाले चीन का कौमी खजाना और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का लोगो है। ये आलमी सतह पर हयातियाती तनों के तहफ़्फ़ुज़ की अलम बरदार स्पीशीज हैं। पांडा बेस पहुंचने पर पांडा के नाम की इब्तिदा वो पहला मसला था जिसने अस्कर को परेशान किया। Well, it turns out that in 1939 here. ये बात 1939 में सूबा सिचुआन और चोंगचिंग में सामने आई, जब पहली बार पांडा की नुमाइश हुई और दो नाम पेश किए गए, यानी अंग्रेजी में जायंट पांडा और चीनी ज़ुबान में माओशियांग। उस वक्त इसे माओशियांग कहा जाता था, लेकिन अब चीन में इसे शियांग माओ कहा जाता है। नाम में ये तब्दीली कैसे आई? चूँकि अंग्रेज़ी बाएं से दाएं पढ़ी जाती है, इसलिए मुंतज़मीन को माओ शियांग से शियाओ मोंग में तब्दील करना पड़ा और तब से इसे शियांग माओ या था शियांग माओ यानी जायंट पांडा कहा जाता है। ये मालूम हुआ है कि चीन में जंगली जायंट पांडास की तादाद तकरीबन 1900 तक बढ़ गई है। अक्टूबर 2023 तक चीन में बाहर रहने वाले द्विहैकल पांडों की मजमूई तादाद 63 तक पहुंच गई। Panda is not only significantly important here in China. पांडा न सिर्फ चीन में अहमियत रखता है, बल्कि दुनिया भर में भी इसकी अहमियत है। जैसा कि हम जानते हैं, चीन के तकरीबन तमाम ममालिक के साथ बेहतरीन सिफारती ताल्लुकात हैं और कभी कभार चीन पांडा को बतौर तोहफा भी पेश करता है। चीनी लोग अपने पांडा पर बहुत फ़ख्र करते हैं। इसे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के चिड़ियाघरों और तहकीकाती मराकज़ में भेजा जाता है, जहां इसका ख़ास ख्याल रखा जाता है। पहली बार 1957 में पांडा साबिक सोवियत यूनियन को भेजा गया था और उन दो पांडास के नाम छी छी और फिंग फिंग रखा गया था। थ्यूजियांगयान, जो छियोंगलाई और मिन पहाड़ के संगम पर वाक़ है, चीन के सफारती सितारे यानी जायंट पांडास का इब्तदाई इलाका है, जिसमें दुनिया की सबसे ज्यादा पांडा आबादी पाई जाती है। आज हम एक टॉप फीमेल स्टार ढूंढने पांडा बेस पर आए हैं। मिशन ख्वा ख्वा को तलाश करें। Hello everyone. हेलो, आज हम चंगदू में एक ख़ास मिशन पर हैं। हमारा मिशन एक मशहूर मकामी पांडा बच्चे को तलाश करना है। आपने ख्वा ख्वा का नाम सुना होगा, जो चंगदू का मशहूर मकामी पांडा है। ख्वा ख्वा 2020 में यहाँ इस चंगदू रिसर्च सेंटर फॉर ब्रीडिंग में पैदा हुआ और फिर 2023 में बहुत मशहूर हो गया। मुझे यकीन है कि आपने भी वीडियोस देखी होंगी। तो आज मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। आएँ हम ख्वा ख्वा और कुछ दीगर पांडास को ढूंढने का सफ़र शुरू करते हैं, जिन्हें हम आज यहाँ रिसर्च सेंटर में ढूंढ सकते हैं। तो आइए मेरे साथ चलिए। हाल ही में चंगडू म्यूनिसिपल ब्यूरो ऑफ कल्चर, ब्रॉडकास्ट, टीवी और टूरिज्म ने जायंट पांडा ख्वा ख्वा को अपना एजाजी चीफ मुकर्रर किया है। 3 साल ख्वा ख्वा प्यारी और नर्म मिजाज है। इसके साथ साथ उसकी दरख्तों पर चढ़ने से माजूर होने की मुनफरिद खसूसियत ने उसे हजारों इंटरनेट सार्फिन के दिलों की धड़कन बना दिया है। So I'm still trying to find Khua Khua. And the reason why it's मैं अभी भी ख्वा ख्वा को तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें ज़्यादा वक्त लगने की वजह यह है कि ये तहकीकाती मरकज़ बहुत बड़ा है। ये 3.07 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है और यहाँ 244 पांडास और 160 सुर्ख पांडास का ख्याल रखा जाता है। तो इस तहकीकी मरकज़ का मकसद क्या है? मिशन पांडा रिसर्च बेस किस मकसद के लिए बनाया गया है? I can hear a bird chirping.
मैं एक परिंदे का चहचहाना सुन सकता हूँ। आप यहाँ एक तस्वीर भी देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तहकीकाती मरकज़ सिर्फ पांडास और सुर्ख पांडास के लिए नहीं, बल्कि यहाँ कुछ और जानवर और परिंदे भी मौजूद हैं। मिशन बेस में दीगर जानवरों को तलाश करें। Reason why is that to make it feel like an ecological environment. इसका मकसद ये है कि इसे एक मुकम्मल कुदरती माहौल की सूरत में ढाला जाए, जैसे जंगल या कोई और कुदरती माहौल हो। तो ये मरकज़ एक मुकम्मल इकोलॉजिकल माहौल फराहम करता है। Okay, so I came across a very interesting thing. मैंने एक दिलचस्प चीज़ देखी। आप देख सकते हैं कि ये पुरअसरार सूडो थंब यानी अंगूठा नुमा उज़्व को महफूज रखता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे पता चलता है कि आप इस बांस के टुकड़े को कैसे पकड़ सकते हैं। पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप अंदाज़ा लगाएं। मिशन ये अंदाजा लगाएं कि कौन सा पंजा ज्यादा आसानी से खुराक पकड़ सकता है। Well, for me, I thought it could be this one, but मेरे ख्याल में ये वही हो सकता था, लेकिन पता चला कि ये तो रीछ का पंजा है या कोई ऐसी नोक जो रीछ से मिलती जुलती हो। रीछ के पंजे बांस को आसानी से पकड़ नहीं सकते क्योंकि उनके पास सूडो थंब नहीं होते, लेकिन पांडास को ये नेमत मिली है कि उनके पास सूडो थंब होते हैं, जिसकी वजह से वो बांस की लकड़ी को आसानी से पकड़ लेते हैं। so this is my first time watching the panda right here. ये पहली बार है जब मैंने यहाँ पांडा देखा है। आप देख सकते हैं कि पांडा कितना पुरसुकून है, बस बैठा हुआ अपनी ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहा है। आज का छोटा सा मसला ये है कि चंगदू में मौसम बहुत गर्म है, लेकिन इस मरकज़ की सहूलियात शानदार हैं कि जब मौसम गर्म होता है तो पांडास को अंदर ले जाया जाता है ताकि वो गर्मी महसूस ना कर सकें। हम यहाँ 12 साल पहले आए थे और अब हम वापस आए हैं। पांडा एक नायाब स्पीशीज़ है। ये एक प्रोटेक्टेड एनिमल है जिसे हम चंगदू में देख सकते हैं। खूबसूरती के लिहाज से पांडा बहुत ही प्यारा जानवर है। यहाँ वो पांडा ज़्यादा मुतहर्रिक भी है। Well, turns out that with the increasing population, इंसानी आबादी के बढ़ने से लोगों ने जंगलात में जाना शुरू किया, दरख्त काटे और घर बनाना शुरू किए, जिसकी वजह से पांडास की तादाद में नुमायां कमी आई, क्योंकि ये अफजाइश के मसाइल का बायस बना और उन्हें ऐसे मकामात पर मुंतकिल किया गया जो उनके लिए मौजू नहीं थे। I tried my best to find Quaqua today, but मैंने आज ख्वाख्वा को ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से हम उसे नहीं देख सके। लेकिन ख्वाख्वा के अलावा मैंने बहुत से दूसरे पांडास देखे जिनकी उम्रें 2 साल से 10 साल के दरमियान थीं, और ये बहुत शानदार तजुर्बा था। मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैंने ख्वाख्वा की बहुत तारीफ़ सुनी है, जिससे मेरी उसके बारे में दिलचस्पी बढ़ गई है कि उसमें क्या ख़ास बात है। अगली बार जब मैं चंगदू आऊँगा तो सिर्फ ख्वाख्वा को देखने आऊँगा। अब आइए एक नज़र डालते हैं कि हम कैसे तकनीकी जिद्दत तराजी के ज़रिए तवानाई की सनत की डिजिटल, ज़हीन और सब्ज़ तब्दीली को चलाने के लिए इज्तमाई तौर पर नए तरीकों की तलाश कर रहे हैं। फिलहाल आलमी तवानाई की सनत रवायती फॉसिल एनर्जी से न्यू एनर्जी की तरफ मुंतकिल हो रही है। इस तब्दीली का क्या मतलब है? हाल ही में बीजिंग, चीन में मुनक्किद होने वाले चाइना इंटरनेशनल फेयर फॉर ट्रेड इन सर्विसेज 2024 में चीन ने इसका जवाब दिया। 我们油的对外溢程度已经高达70%。 रिवायती तवानाई से न्यू एनर्जी की तरफ तब्दीली चीन के लिए बेहद अहम है, क्योंकि अब भी हमारा मुल्क ख़ास तौर पर तेल और गैस की सनत में एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से बड़े चैलेंजेस का सामना कर रहा है। चीन में 70% तेल और 40% से ज़ायद कुदरती गैस बैरून मुल्क से दरामद की जाती है। इसके अलावा हम अब भी दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करने वाला मुल्क हैं, जिसकी वजह से हमें इस तब्दीली की ज़रूरत है। लियू हई चीन एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के एकेडमिशियन और चीन में तेल और गैस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लीडर हैं। उनके ख्याल में चीन के लिए तवानाई की तब्दीली एक फौरी नौयत का मामला है। 我们现在是一个梅毒，就是 हम कोयले की वाफर मिकदार में मौजूदगी के बायस फोसल एनर्जी में बावसाइल हैं। हालिया बरसों में माहौलियाती तब्दीलियों ने हमें बहुत मुतासर किया है। हर कोई शदीद गर्मी और ख़ास तौर पर इंतहाई मौसमी हालात को महसूस कर सकता है, और हम
عالمی حدت سے شدید متاثر ہو رہے ہیں، لہٰذا اب ہمیں فوری طور پر تبدیلی اور اپ گریڈنگ کے عمل کو تیز کرنا ہوگا اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کو کم کرنا ہوگا۔ توانائی کی تبدیلی کو جلد از جلد حقیقت بنانے کے لیے چین نے تحقیقی عمل کو تیز کیا ہے اور اپنے اکوپمنٹ، تصورات اور ٹیکنالوجی کو مسلسل اپ گریڈ کر رہا ہے۔ 地热。 جیو تھرمل انرجی ایک اہم شعبہ ہے۔ یہ قدرتی گیس نہیں ہے بلکہ جیو تھرمل انرجی زیر زمین وسائل سے حاصل کی جاتی ہے جو ماحول دوست اور گرین ہوتی ہے۔ ایک اور شعبہ جس پر ہم کام کر رہے ہیں وہ نیچرل ہائیڈروجن ہے۔ جیو تھرمل انرجی اور نیچرل ہائیڈروجن دونوں ہمارے ملک کی فوسل فیولز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اہم ہیں اور گرین اور قابل تجدید توانائی کے ذرائع کی طرف منظم تبدیلی میں مددگار ہیں۔ آج تک قابل تجدید توانائی میں ہماری ترقی کے باوجود یہ ابھی تک ہمارے ملک کی انرجی سیکیورٹی کی ضمانت نہیں دے سکتی کیونکہ یہ ہمیشہ دستیاب نہیں ہوتی۔ ہمیں اب بھی فوسل فیولز پر انحصار کرنا ہوگا اور مختلف قسم کی دستیاب گرین انرجی کو استعمال کرتے ہوئے ان کمیوں کو پورا کرنا ہوگا تاکہ طویل مدتی پائیداری اور افادیت پر مبنی کارکردگی کو یقینی بنایا جا سکے۔ لیو ہی نے کہا کہ حالیہ برسوں میں چین نے سبز تبدیلی کو تیز کرنے کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے۔ 找到我们的地质目标。 تیل اور گیس کی صنعت کے لیے اپ سٹریم اور ڈاؤن سٹریم آپشنز میں ڈیجیٹل تبدیلی اور اپ گریڈنگ کی رفتار تیز کرنے سے ہمیں زیادہ مؤثر اور درست طریقے سے ارضیاتی اہداف کا پتہ لگانے میں مدد ملی ہے۔ مثال کے طور پر تیل کے ذخائر کی درست جگہ کا تعین ڈیٹا پر منحصر ہوتا ہے۔ پیداواری انتظام اور کنٹرول کے لحاظ سے ہم بگ ڈیٹا اور مصنوعی ذہانت کا فائدہ اٹھا کر زیادہ مؤثر اور درست مینجمنٹ سسٹمز قائم کر سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ تیل کی صنعت مشکل اور خطرناک ماحول اور علاقوں میں کام کرتی ہے۔ ڈیجیٹل تبدیلی کے ذریعے پیداوار کی حفاظت اور اعتماد میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ پاکستانی عوام محنتی، سمجھدار، بہادر اور مہربان ہے۔ ایک مسلم ملک کے طور پر جس کی آبادی 200 ملین سے زیادہ ہے، یہ ہمارے لیے ایک اہم پڑوسی ملک ہے۔ گرین ڈیولپمنٹ اور کلائمیٹ ریسپانس یعنی موسمیاتی رد عمل کے اعتبار سے چین نے بہتر کارکردگی دکھائی ہے۔ ہم افریقہ کی مدد کے لیے پرعزم رہے ہیں اور ہمیں پاکستان کی مدد کے لیے کوششیں کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے پاس ایسا کرنے کی صلاحیت ہے۔ This time we have set up the pavilion in a very traditional Pakistani way. اس بار ہم نے پاکستانی روایتی انداز میں پویلین قائم کیا ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے یہ عوامی نجی شراکت داری کے ذریعے کیا ہے۔ یہ ایک نیا طریقہ ہے جو ہم آزما رہے ہیں۔ ہم نے 10 سے زائد کاروباری ایسوسی ایشنز اور کاروباری افراد کو یہاں مدعو کیا ہے اور وہ پہلی بار اپنی پیشکش دے رہے ہیں۔ ہماری سرمایہ کاری کا دائرہ صرف سروس سیکٹر تک محدود نہیں بلکہ مینوفیکچرنگ اور دیگر کئی شعبوں تک پھیلا ہوا ہے۔ ہم ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کر رہے ہیں جہاں چینی کمپنیاں، چینی سرمایہ کار اور چینی کاروباری افراد خود آ کر دیکھ سکتے ہیں اور پاکستان سے آئے ہوئے کاروباری ایسوسی ایشنز اور کاروباری افراد سے بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ پویلین ایک پلیٹ فارم ہے، یہ ایک موقع بھی فراہم کرتا ہے اور پاکستان کے لیے ایک نیا دریچہ بھی کھولتا ہے۔ Let me tell you that Pakistan has a lot of advantage. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کو سستی لیبر، نوجوان افرادی قوت اور محنتی مزدوروں کا بہت فائدہ حاصل ہے۔ پاکستان میں کاروبار کرنے کی لاگت اب چین سے بھی کم ہے، لہٰذا چینی کمپنیاں پاکستان آ سکتی ہیں، وہاں سرمایہ کاری کر سکتی ہیں اور اپنی ٹیکنالوجی اور علم پاکستانیوں کو منتقل کر سکتی ہیں۔ یہ پاکستان اور چین دونوں کے لیے ایک فائدہ مند صورتحال ہو سکتی ہے۔ پاکستان ٹیکسٹائل اور کیمیکل انڈسٹری میں شراکت دار کی تلاش میں ہے۔ ہم کانکنی اور زراعت
معاملات में भी शराकत दारों की तलाश में हैं। बहुत सारा गोश्त और बीफ पाकिस्तान से आ रहा है, लिहाजा चीन और पाकिस्तान के दरमियान बहुत से मौके मौजूद हैं। I think China can be very proud what it achieved. मेरे ख्याल में चीन अपनी कामयाबियों पर फख्र कर सकता है, खास तौर पर मईशत के मैदान में। मुझे लगता है कि अब ग्रीन डेवलपमेंट यकीनन ज्यादा अहम हो रही है, लिहाजा मेरे ख्याल में चीन को अपनी मसनूआत और सर्विसेज के जरिए दूसरी कंपनियों के साथ ताउन करने का बेहतरीन मौका मिलेगा। हमें दुनिया को बचाने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। ये बहुत संजीदा बात है। मुझे लगता है कि चीन और बाकी दुनिया को एक दूसरे के साथ ताउन करने की ज़रूरत है। चीन के पास बहुत बड़ी मार्केट और दुनिया पर गहरा असर रखता है। मेरे ख्याल में हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ताउन के ज़रिए हमारी कंपनियां, लोग और हुकूमतें एक साथ मिलकर काम करें। China is a new market for us. चीन हमारे लिए मशरिकी वस्ता, खास तौर पर अबू ज़ैबी की जानिब से एक नई मार्केट है। चीनी मार्केट वाकई बहुत बड़ी है, जिसमें हम दिलचस्पी रखते हैं। ये वाकई इस वक्त बेहतरीन मार्केट है, जहां हम अपनी मसनूआत और तजुर्बात पेश कर सकते हैं। शिवपू एक साहिली माहीगीरी गांव है, जहां रवायती माहीगीरी के अलावा मकामी लोगों ने जिंदगी का एक मुनफरिद तरीका वज़ा किया है। आइए एक नजर डालते हैं। शियांगशंग चीन का एक साहिली शहर है, जिसकी माहीगीरी की सकाफत एक तवील तारीखी पस मंज़र रखती है। वहाँ के माहीगीर कदीम ज़माने से माहीगीरी के मौसम के आगाज़ पर एक तकरीब मुनक़िद करते हैं, ताकि माहीगीरी उनके लिए बाइसे बरकत हो। मकामी हुकूमत ने इस तकरीब को एक अज़ीमुश्शान समंदरी सकाफ़त के त्यौहार में बदल दिया है, जिसमें सकाफ़त, सयाहत और मुआशी और तिजारती सरगर्मियाँ शामिल हैं, और इसे भरपूर सकाफ़ती मानी देने के साथ साथ माहीगीरी के गाँव की मखसूस खुसूसियात भी अता की हैं। माहीगीरी की सनत मकामी मईशत में एक अहम मकाम रखती है। 10 साल से ज़ायद की तरक्की के बाद मकामी माहीगीरी की सनत ने मछलियाँ पकड़ने, उनकी अफजाइश और प्रोसेसिंग पर मबनी एक हाई वैल्यू इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार कर ली है, जिसकी क़यादत साइंस और टेक्नोलॉजी से हो रही है। एक मकामी मछली की प्रोसेसिंग फैक्ट्री में हमने मज़दूरों को खुश्क मछली की पैकिंग और बॉक्सिंग करते देखा। मालूम हुआ कि ये फैक्ट्री सालाना 5000 टन आबी मसनूआत को प्रोसेस करती है, जिसकी पैदावारी कदर 200 मिलियन RMB है। ये मसनूआत अमेरिका, जापान, जुनूब मशरकी एशिया वगैरह में बरामद की जाती हैं, जो न सिर्फ समंदरी वसाइल पैदा करती हैं, बल्कि मकामी रोज़गार का मसला भी हल करती हैं। समंदरी वसाइल से मालामाल होने के बावजूद मकामी ज़राई शोबे की तरक्की को समंदर तक महदूद नहीं किया गया, बल्कि बेशकीमत फलों की सनत का रास्ता इख्तियार किया गया है। इस सदी के आगाज़ में चीन का पहला शियांगशन रेड ब्यूटी, जो संतरे की एक किस्म है, को मुंतखब किया गया और शियांगशन काउंटी में आजमाइशी तौर पर लगाया गया। 20 साल से ज़ायद की काश्त और तरक्की के बाद काश्तकारी का रकबा 6000 एकड़ तक जा पहुंचा है, जिसकी फ़ी एकड़ आमदनी $60,000 से ज़्यादा है, जो मकामी किसानों के लिए खुशहाली का बुनियादी ज़रिया है। ये बेहतरीन रेड ब्यूटी सिट्रस है। इसका जायका ऐसा है जैसे आपके मुंह में घुल रहा हो। शियांगशन रेड ब्यूटी सिट्रस को इसके मुलायम छिलके, नरम गूदे, ज़्यादा मिठास, तेजाबियत की कमी और उम्दा खुशबू की वजह से संतरों का अरमीस कहा जाता है। इसकी कीमत $10 फ़ी किलोग्राम है, और ये संतरे शियांगशन और यहाँ तक के चेजियांग की ज़राअत के लिए एक सुनहरी कारोबारी कार्ड बन चुके हैं, जिसके बायस संतरे के किसान इन्हें गोल्डन फ्रूट यानी सुनहरी फल का खिताब देते हैं। सबसे कम कीमत $5 फ़ी किलोग्राम है, और हम बेहतर मियार वाले $10 फ़ी किलोग्राम में फरोख्त करते हैं। मालूम हुआ है कि इस किस्म के संतरों को साजगार माहौल और ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। बाग को सोया मिल्क और पीनट मिल्क से सैराब किया जाता है, ताकि दरख्तों को मुकम्मल ग़िज़ाइयत फराहम की जा सके। ड्रिप इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी का तयन मट्टी की नरमी की बुनियाद पर किया जाता है।
ये किस्म का सिट्रस फ्रूट निस्बतन नाजुक होता है और इसे काफी पानी की जरूरत होती है। गर्मियों में हमें इसे इस पाइप के जरिए रोजाना पानी देना पड़ता है। जब से फलों की सनत शियांगशन में एक मरकजी सनत बनी है, बेशकीमत फल जैसे ब्लूबेरीज और स्ट्रॉबेरीज शियांगशन की काश्तकारी की सनत के नए पसंदीदा फल बन रहे हैं। हमने एक फैमिली फार्म का दौरा किया जहां स्ट्रॉबेरीज को बगैर मिट्टी के काश्तकारी की तकनीक के जरिए उगाया जा रहा था। हम जदीद काश्तकारी के तरीके इस्तेमाल करते हैं, जबकि शियांगशन काउंटी और यहाँ तक के निंगबो शहर के इर्द गिर्द के किसानों को अपनी तरफ मुतवज्जा करें। हमारे पास ज़रूरी जिद्दत और टेक्नोलॉजी की तरबियत के प्लेटफॉर्म हैं। हमारे मॉडल को सामने रखते हुए न सिर्फ हमारे इर्द गिर्द बल्कि पूरे शियांगशन काउंटी में भी काश्तकारी के मराकज कायम किए गए हैं। फिलहाल हमारे पास शियांगशन में 9 ज़रूरी मराकज हैं जो पहले रवायती काश्तकारी किया करते थे। ये मालूम हुआ है कि यहाँ की स्ट्रॉबेरीज को बुलंद रैक्स में उगाया जाता है। इस तकनीक के ज़रिए स्ट्रॉबेरीज को ज़्यादा मुनासिब धूप मिलती है और इनको मैनेज और कंट्रोल करना आसान होता है। यहाँ की स्ट्रॉबेरीज का जायका बहुत उम्दा है। ये जदीद तजुर्बात बैरून मुल्क से सीखे गए हैं। मैंने ऑस्ट्रेलिया में जदीद ज़राअत देखी जो हमारे मुकाबले में काफी बेहतर थी। फिर मैं 2013 में अपने आबाई शहर वापस आया और बगैर मिट्टी की काश्तकारी की सहूलियात मुतारिफ करवा कर जदीद ज़राअत में काम शुरू किया। 11 साल की तरक्की के बाद हमारे पास खुद 3 फार्म हैं जो 50 एकड़ से ज्यादा रकबे पर फैले हुए हैं। हम बुनियादी तौर पर स्ट्रॉबेरी लगाते हैं। बाद में हमने तकनीकी खदमात फराहम करना शुरू की, जिनमें किसानों को तकनीकी मदद फराहम करना शामिल है। अब हम कई बड़ी सुपरमार्केट्स के साथ शराकतदारी कर चुके हैं और इनकी फरोख्त के मसाइल हल किए हैं। डच चेरी टमाटरों के अलावा इस फार्म ने अमेरिका की दोहरे मौसम वाली रेड रसबेरीज और जापान की फर्स्ट लव और स्नो वाइट प्रिंसेस स्ट्रॉबेरी जैसी गैर मुल्की अकसाम भी मुतारिफ करवाई हैं। गैर मुल्की अकसाम और जदीद काश्तकारी की तकनीकें मिलकर कीमत में इजाफा करती हैं। हमारी ब्लूबेरीज $80,000 फी एकड़ से $1.5 लाख तक फरोख्त होती हैं और हमारी स्ट्रॉबेरीज महंगी हैं जिनकी कीमत $60,000 से $1.5 लाख फी एकड़ तक जाती है। हमारा इक्विपमेंट AI के जरिए कंट्रोल होता है और हमें सिर्फ 3 एकड़ जमीन के लिए 1 वर्कर की जरूरत होती है। मजदूरी की लागत निकालने के बाद हमारा मुनाफे का मार्जिन 40% है। ताज़ा पानी और काबिल काश्त ज़मीन की कमी ने मकामी आबपाशी पर मबनी ज़राअत की तरक्की को महदूद कर दिया है। समंदरी पानी की काश्त को फ़रोग देने के लिए साहली मिट्टी का इस्तेमाल शियांगशन की ज़रई तरक्की के लिए एक नया रास्ता बन चुका है। आज शियांगशन ने उन साहली दलदली हिस्सों को जो पहले मुआशी एतबार से बेकार थे, एक नए माहौलियाती ज़रई मंजरनामे में तब्दील कर दिया है, जहां ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं, नीचे समंदरी चावल उगाए जाते हैं और पानी में झींगे और केकड़े पाले जाते हैं। सनती बहाली, देही तामीर और डिजिटलाइजेशन देही इलाकों की तरक्की के 3 अहम पहलू हैं। ज़रूरी टेक्नोलॉजी की तरक्की का बुनियादी मकसद ये है कि टेक्नोलॉजी को किसानों की आमदनी में कैसे तब्दील किया जाए। आज चाइना एक्सप्रेस प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।